नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर पे आज बात करेंगे और वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो चैप्टर का नाम है आपके पर्यावरण से संबंधित प्रमुख समझौते। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी समझौते हुए हैं उन सारे समझौतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़िएगा और आगे हम इसके जितने भी बनने वाले इससे प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है पर्यावरण कि पर्यावरण स्पेशल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते जरूर हैं क्योंकि पर्यावरण जो है हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित होता है और ये हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसलिए पर्यावरण के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि पर्यावरण संबंधित प्रमुख समझौते। तो प्रमुख समझौतों में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कौन सा सम्मेलन था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन है। और ये कब हुआ था, ये सम्मेलन 1972 में हुआ था। आपका ये स्टॉकहोम सम्मेलन याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित पहली बैठक हुई थी वो स्टॉकहोम में हुई थी। अब यह उद्देश्य क्या था, पर्यावरण को सुरक्षा को लेकर के, और इसमें कुल सदस्य कितने, 119 सदस्य देश बैठे थे, आए हुए थे, भाग लिए थे। और इसी सम्मेलन में यह निश्चित हुआ था कि प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मनाने का जो पहला निर्णय लिया गया था, कब लिया गया था, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था। अब स्टॉकहोम कहाँ पर है, तो अगर आपसे कहे स्टॉकहोम कहाँ पर है तो आपको याद रखना है स्टॉकहोम कहाँ है, तो स्वीडन में है। कहाँ, स्वीडन में है। और स्वीडन में ही आपके कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, जहाँ पर आपके कौन से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी याद रखना है। क्योंकि देखो पढ़ाएंगे हम पर्यावरण या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन उससे संबंधित जो और बातें होंगी या और सब्जेक्ट से संबंधित बातें होंगी उन बातों को यहाँ पर भी हम बता देंगे ताकि वो चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी। सीधा सीधा पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जहाँ पर जो है पहली बैठक हुई थी पर्यावरण से संबंधित। और इसीलिए पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 5 जून 1973 को मनाया गया था पर्यावरण दिवस। याद रखना है 5 जून को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। अब देखो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। किसकी बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन क्षरण के रोकने से संबंधित। ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित कौन है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल शहर है वो कहाँ है, कनाडा में है। कहाँ है, मॉन्ट्रियल जो स्थान है वो कहाँ है, कनाडा में है। और यहाँ पर पहली बैठक किस लिए हुई थी, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा उससे संबंधित समझौतों के बारे में बात करना था। और ये सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। यह समझौता 1989 में लागू हुआ था। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ कब था, 1987 को हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो 1989 में लागू हुआ था। ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो किसके लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन परत के क्षरण के लिए। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, रोकती है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल किस मंडल में है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाले मंडल को क्या कहते हैं,
समतापमंडल कहते हैं। और इसी मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, रोकती है। अब आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 ही पॉइंट याद रखना है। पहला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। दूसरा है, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ, 1987 में हुआ। लागू कब हुआ, 1989 में लागू हुआ। किससे संबंधित है, तो CFC गैस को लेकर के है। और आपसे पूछा जाए कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका देखिएगा क्या है कि पृथ्वी सम्मेलन है। क्या है, पृथ्वी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन है। अब देखिए पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, देखो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। उसके 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद आपका क्या हुआ था, तो यहाँ पर आपका पृथ्वी सम्मेलन कहो या इसको क्या कहो, इसको चाहे जलवायु सम्मेलन कहो, बात एक ही है। और चाहे इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहो, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो स्थान पर हुआ था, जो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। ये स्थान कहाँ पर है, अगर हम बात करें तो कहाँ है, आपका दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है रियो डी जेनेरियो स्थान। तो यहाँ पर यह सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ था। और इसमें एजेंडा क्या 21 लाया गया था। क्या लाया गया, एजेंडा 21 लाया गया था। और इसी सम्मेलन में इंटरनेशनल पर्यावरण संधि लाया गया था। इंटरनेशनल पर्यावरण संधि किसमें लाया गया था, तो इसी सम्मेलन में लाया गया था। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिएगा। और हाँ, इसी में देखिएगा बहुत सारी चीजें होती हैं कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, जलवायु संबंधित बहुत सारे समझौते हुए थे। पहली बात तो एजेंडा 21 याद रखना है। और COP यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो COP है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इसका यानी इसको बोला जाता है कॉप। क्या बोला जाता है, कॉप सम्मेलन। तो कॉप सम्मेलन आपसे पूछता है कब हुआ सम्मेलन, तो आप जैसे आपको पता है कि पेरिस में हुआ था। पेरिस में कब हुआ, तो 1900 आपके कब हुआ, 1915 में हुआ था। अब जैसे आपका 2021 वाला कहाँ हुआ, तो 2021 में कहाँ हुआ, ग्लासगो में हुआ। कहाँ हुआ, ग्लासगो। तो इस तरीके से बातें भी यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये सारे प्रत्येक वर्ष क्या होती है, बैठक होती रहती है जलवायु से संबंधित। तो इतनी बात याद होना चाहिए कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ और किससे संबंधित है। और इससे संबंधित जो 2021 की बैठक हुई वो कहाँ हुई, ग्लासगो में हुई। कहाँ हुई, ग्लासगो में हुई 2021 में। अगली बात करते हैं आगे। अब देखिएगा अगला क्या है, आगे हम बात करते हैं तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। कब हुआ, 1997। और ये शहर कहाँ है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान का शहर है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 1997 में जापान में एक समझौता हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ओजोन के लिए हमने बताया है कौन सी है, CFC है। उसी तरीके से आपके ग्लोबल वार्मिंग जो है, आप ग्लोबल वार्मिंग को याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ना। सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग को याद रखिएगा, क्या है, पृथ्वी का टेम्परेचर को बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, याद रखिएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए अन्य उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं, तो मीथेन है, जो धान के खेत से या जुगाली करने वाले पशुओं से भी निकलती है। आगे क्लोरो भी है, कार्बन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ये सारी गैसें
हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसें भी कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। इसमें 5 से 6 गैसें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड को ही याद रख लेना है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है। देखिए लिखा भी हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। अब जैसे आपको पता है कुछ वर्षों से, कुछ 10-20 सालों से पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। तो ये आपका है। अगला है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस कहाँ, कौन देश उत्सर्जित करता है? चाइना उत्सर्जित करता है ना। और उसके बाद अमेरिका उत्सर्जित करता है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2015-16 में कहाँ सम्मेलन हुआ? 15 है यहाँ पर, कहाँ हुआ? पेरिस में समझौता हुआ था। अब देखिए ये सारी चीजें आपको याद रखना है, यानी कि और इसी संबंधित बहुत सारे समझौते होते रहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पर डे डेली दिन पे दिन क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं। ये सारे इफेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं तो इनके हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के लिए उत्तरदायी कारक। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसके कौन कौन से कारक उत्तर है? पहला तो औद्योगिकरण का तीव्र विस्तार, यानी आप देख रहे हैं औद्योगिक धंधे बढ़ रहे हैं। अब वो औद्योगिक धंधे बढ़ रहे हैं तो उनसे बहुत सारी गैसें रिलीज हो रही है, निकल रही है, धुआं निकल रहा है, उससे जो है हीट निकल रही है, उससे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और नगरीकरण एवं शहरीकरण को बढ़ावा, यानी नगरीकरण एवं शहरीकरण से भी क्या हो रहा है? आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नगरीकरण और शहरीकरण कैसे? क्योंकि देखिएगा नए नए शहर बस रहे हैं तो जंगलों को साफ किया जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो वही होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रहा है। वनों का तेजी से क्षरण, वन क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या के वास के लिए, ठीक है। तो वनों को तेजी से काटे जाने के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और देखिएगा जीवाश्म ईंधन, आगे क्या लिखा हुआ है? जीवाश्म ईंधन पर या परंपरागत ईंधनों का बढ़ता प्रयोग। जीवाश्म ईंधन का सीधा सीधा मतलब क्या है? जीवाश्म ईंधन का मतलब है आपका क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, आपका डीजल, क्या डीजल, आपका पेट्रोल, क्या है? पेट्रोल, और आपका क्या है? कोयला, कोयला। ये सब कैसे ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। आपके कैसे ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। इन्हीं ईंधनों के दहन से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आगे बात कर रहे हैं बढ़ता उपभोक्तावाद, यानी उपभोक्तावाद का मतलब सीधा सीधा है कि व्यक्ति को ज्यादा उपभोग करने वाली चीजों के लिए क्या कर रहा है कि जो है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ता चला जा रहा है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो नागोया प्रोटोकॉल। अब नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपका जैव विविधता से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब देखिएगा नागोया समझौता 2010 में हुआ था। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में होती है आपकी, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है आपकी क्या, सबसे अधिक जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है कि किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर ज्यादा से ज्यादा जीव जंतुओं की क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, यानी बहुत प्रकार के किस्म के, बहुत प्रकार के प्रजाति के जीव जंतु, पेड़ पौधे। जैसे मान लिया कि कोई पेड़ है, उस पेड़ की कई सारी प्रजातियां, कोई जानवर है, उस जानवर की कई सारी प्रजातियां, तो उसी को कहते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता वहीं पर होगी जहां वर्षा अच्छी होगी। तो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र जो है, विषुवतीय क्षेत्र यानी कि हमने बताया था कि 0 डिग्री वाला क्षेत्र जहां पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है तो वहां वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है तो वन ज्यादा होते हैं, वन ज्यादा होते हैं तो वहां पर जीव जंतु भी विभिन्न प्रकार के पाए जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साइलेंट वैली में, केरल के शांत घाटी, यानी इसको साइलेंट वैली कहते हैं। और भारत में सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है?
राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र में जीव जंतुओं को पनपने का ज़्यादा अवसर मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ उसको कोई भी जीव जंतु होगा जहाँ उसको पनपने का ज़्यादा अवसर मिलेगा वो वहीं पर ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ विकसित होती हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है आपका जो है कार्टेजोना प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? कार्टेजोना प्रोटोकॉल। अब देखिए कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैविक आनुवांशिकता के संदर्भ में है और आपका ये समझौता कब हुआ? 2000 में हुआ। कहाँ हुआ लिखा है, तो कहाँ हुआ? तो यूरोप के नीदरलैंड में हुआ और संबंधित किसका है? जैविक आनुवांशिकता से। इतनी बातें आपको याद रख लेना है, क्योंकि धीरे धीरे आपको सारी बातें आपको यहाँ पर समझना है, एक एक दो दो लाइन में। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे देखिएगा कौन सा है? जैव विविधता हेतु कौन सा सम्मेलन है? जैव विविधता हेतु प्रमुख कार्यक्रम एवं संगठन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि सीधा सीधा इसको याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा पूछा जाता है तो शॉर्ट फॉर्म को ज़्यादा ही याद रखिएगा कि आईयूसीएन का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है आपका आईयूसीएन का मुख्यालय। और इसका गठन कब हुआ? 1948 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? पादप एवं जीव जंतुओं को संरक्षण हेतु क्या करना? रेड डाटा बुक जारी करना। अब रेड डाटा बुक में क्या होता है? जो संकटग्रस्त जीव जंतु होते हैं उनको क्या करना? उनकी सूची जारी करना। यानी आप देख रहे होंगे कि यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। तो उन जीव जंतुओं को नष्ट जो हो रहे हैं उनको क्या करना है? बचाना है, संरक्षण देना है। तो उसके लिए एक जो है आपका आईयूसीएन जो संगठन है वो क्या करती है? रेड डाटा बुक जारी करती है। सीधा सीधा आता है रेड डाटा बुक में क्या होता है? तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों की सूची जारी की जाती है। उसकी इसमें कौन से जीव जंतु संकटग्रस्त हैं, कौन से पेड़ पौधे संकटग्रस्त हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको संरक्षण किया जाता है। और इसका संरक्षण जो किया जाता है, आपने सुना होगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, और आपने सुना होगा कि जो अभ्यारण्य होते हैं उनमें जो है इन जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ तक आज आप समझिएगा। आगे हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पर और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसी से संबंधित पर्यावरण संबंधित उन सारे टॉपिकों को भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही बताना चाहते हैं और इसको बेहतर तरीके से अच्छे से समझिएगा, ताकि इसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक दो दो लाइन के जो प्रश्न बने उनको अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि किसी भी उसमें जो है पर्यावरण को स्पेशल तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस पर्यावरण को अच्छे से समझिएगा। और बच्चे भी ज़्यादा पर्यावरण पे ध्यान नहीं देते हैं, तो लेकिन ये हमारे जीवन से संबंधित है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक के माध्यम से पता चलेगा कि आप लोग जो है ये वीडियो जो बनाया है ये कितना आपको अच्छा लग रहा क्या है और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसके आगे आपको हम आगे की बातें इसमें बताएंगे, और भी समझौते हैं और वो जो नियम लागू हुए उन सारी बातों को यहाँ पर अगले दिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।